ये बनाएगा ना शाम तक टीचर वो नहीं आ रहा दूसरा टीचर अपनी वहाँ जा स्टार्ट। हाँ जी, कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे ये बताएंगे आप लोग? कल कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? सर कल अपन ने लास्ट में नॉर्मेलिटी कर ली थी। नॉर्मलिटी कंप्लीट हो गई थी। हाँ सर। एन फैक्टर से रिलेटेड कोई चीज रह गई थी क्या? एन फैक्टर बताना था या समझ आ गया? सर हो गया था। अच्छा, क्या उनके फार्मूले वगैरह कुछ टाइप करने हैं आप लोगों को या चले हम सीधा आगे? सर हाँ बोलो। आपने जब स्टार्टिंग में वो करवाए, आपने वो स्टार्टिंग में नोट करवाए थे ना कि इस कंसंट्रेशन टर्म्स के टाइप्स, उसके अंदर सर आपने स्टार्टिंग ही वेट बाय वेट परसेंटेज से कर दी थी, शायद से स्ट्रेंथ छूट गई सर। हाँ स्ट्रेंथ करा दिया मैंने, देखो आप सबसे पहले स्ट्रेंथ नहीं सर, आपने स्टार्टिंग वेट बाय वेट परसेंटेज से करी थी। भाई करा तो दी स्ट्रेंथ अभी, क्या कह रहे हैं? भाई स्ट्रेंथ करा तो दी, सर ने कितनी बार करेगा? अच्छा, इसके एन फैक्टर कैसे निकाला वो लिखाने की जरूरत तो नहीं है? सर बता दिया था आपने। एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, वो आप लोगों को समझ आ गया एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? यस सर। चलिए, आप चाहो तो एन फैक्टर निकालने के लिए लिख सकते हो। कुछ चीजें मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट उन फार्मूलों को काम में ले सकते हो एन फैक्टर निकालने के लिए। फिर हम आज आगे डाइल्यूशन फैक्टर पर बात करते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट डाल के लिखो 4 एलिमेंट। नंबर 1 मैं यहीं पे लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, ताकि एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा ये लीजिए। एन फैक्टर के कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूं ताकि इलेक्ट्रो में काम आएंगे एज इट इज। नंबर 1, अगर आपको एन फैक्टर, सबसे पहली चीज तो एन फैक्टर हमेशा पर मोल के लिए निकाला जाता है। अब मैं पहला कह रहा हूं फॉर एलिमेंट, जैसे एलिमेंट के लिए मैं एन फैक्टर निकाल रहा हूं, तो हम इस 4 एलिमेंट को जो एन फैक्टर होता है, इसी को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। अब पहली चीज हम निकाल किसके लिए रहे हैं? एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या? तो मैं ये कहूंगा कि जो एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर होगा, जो एलिमेंट्स के लिए एन फैक्टर होगा, वो मैं कहूंगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा मैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, किसी भी एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही उसका क्या हो जाता है? एम फैक्टर बन जाता है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा एलिमेंट, और मैंने यहां कहा एन फैक्टर, फिर मैंने यहां कहा इक्विवेलेंट मास। डन? आइए एक दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कैसे। चलिए, जैसे सपोज करो कि नंबर 1 मैंने ले लिया सोडियम। एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1 होगा, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो 23/1, मतलब 23। इसी तरीके से दूसरा नंबर अगर मैंने मैग्नीशियम का लिया, तीसरा नंबर मैंने एल्यूमिनियम का लिया, तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल्यूमिनियम में 3। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा 24/2। दैट मीन्स ये आपके पास में आएगा 12 इक्विवेलेंट मास, और ये हो जाएगा 27/3। दैट मीन्स 9। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 9। अब इसी तरीके से 4, अगर मैं आयरन ले लेता हूं, तो अंडरस्टूड है आयरन +2 और +3 दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों में एग्जिस्ट करता है तो +2 वाले केस के लिए इसका एन फैक्टर 2 होगा, +3 वाले केस के लिए इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं
इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करता हूं तो डेफिनेटली 56/2 और इसका निकालता हूं तो 56/3। ये लीजिए, ये सबसे पहले एन फैक्टर निकाला है हमने किसके लिए, फॉर एलिमेंट के लिए। कहानी समझ में आ रही है क्या, मैं कर क्या रहा हूं, ये रिपीट कर रहा हूं, 11वीं क्लास की चीज है, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा इनका कोई उद्देश्य नहीं। दूसरा नंबर मैं बात करता हूं फॉर मेटल, नंबर दूसरा मैं बात कर रहा हूं किसकी, फॉर मेटल। आ गई बात समझ। अब मेटल में एन फैक्टर विल इक्वल टू 8 माइनस, आ रही बात से, किसी भी मेटल के लिए अगर निकाल रहे हो, ये मेटल की तो हमने बात कर ली थी, मैं बात कर रहा हूं आपसे नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल का एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, आ रही बात समझ। विल इक्वल टू एन फैक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आ रही बात समझ। 8 में से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम कर दीजिए, जैसे मैं यहां पर लेता हूं एलिमेंट, आ रही बात समझ, एलिमेंट्स ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं एन फैक्टर और यहां ले लेता हूं इक्विवेलेंट मास। जैसे सपोज कीजिए पहला मैंने लिया ऑक्सीजन, क्या लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 6। इसी तरीके से अब इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 2, डन। ये सॉरी एन फैक्टर कितना आ गया, 2। अब 2 इसका एन फैक्टर आ गया तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 16/2, दैट मीन्स कट करके 8। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से मैं नाइट्रोजन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, फ्लोरीन ले लूं, जो भी नॉन मेटल होते हैं, तो 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। तो जनरली इसका होता है 14/3, कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, 14/3। अब जैसे क्लोरीन का लूं तो 8 माइनस का 7, दैट मीन्स 1, 35.5 डिवाइडेड बाई 1। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन का लूं तो फ्लोरीन में भी 8 माइनस का 7 इज इक्वल टू 1, कितना आ रहा है इसका एन फैक्टर 1 आ रहा है, और फ्लोरीन का जो मास होगा वो कितना होगा, 19/1। क्लियर है क्या, तो ये तो 35.5, ये हो गया सीधा 19, और 14 में अगर इसका भाग दे देता हूं मैं, ठीक है, तो वो भी जो भी चीज आ रही हो अब आप निकाल करके इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन मेटल का आप बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हो, एन फैक्टर। बोलो बात समझ में आ गई। अगला तीसरा नंबर मैं ले लेता हूं फॉर आयन, फॉर आयन, किसी भी आयन का एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, क्लियर है क्या बेटा। तो मैं आयन्स के लिए बात करता हूं, मैं कहता हूं कि एन फैक्टर विल इक्वल टू, मैं मॉड्यूलस का सिंबल काम में ले रहा हूं क्योंकि आयन पे चार्ज प्लस भी होता है माइनस भी होता है, क्लियर है क्या। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 आयन, मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस लगा करके चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑन 1 आयन, ये लीजिए चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 आयन। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ले लिया Cl माइनस, अंडर स्टूड है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। आ रही बात समझ, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 35.5 डिवाइडेड बाई 1। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने O2 माइनस 2 ले लिया तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, -2। अब इसीलिए मॉड्यूलस लगाया जाता है कि कल को आप माइनस ना लगा दें, सिर्फ यहाँ पर एन फैक्टर 2 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो जनरली अब मेरे पास अगर इसका मैं मास निकालूंगा तो 32/2, ये 16 आएगा, ये 35.5 आएगा। मान लीजिए और कोई भी मैं बड़ा आयन ले लूं, या मैं ले लूं SO4 माइनस 2, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। अब SO4 माइनस 2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 96 डिवाइडेड बाई 2। आ रही है बात समझ में, दैट इज कितना हो गया, 49। आ रही क्या, 49 क्यों, 48 ही तो आएगा, ये लीजिए 48। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं कि हाँ साहब अब मैं और कोई भी आयन लूं तो ये लीजिए PO4 माइनस 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। और PO4 का कितना होता है, ये लीजिए 95 डिवाइडेड बाई 3, तो 31.5 के आसपास आ जाएगा, यस या नो। इसी तरीके से अगर मैं कार्बोनेट लूं, ये लीजिए CO3 माइनस 2, तो एन फैक्टर हो गया 2, तो
48 12 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 30। लो, इस तरीके से आयंस का क्या निकाल सकते हो आप लोग, एन फैक्टर। आ रही है बात समझ में? चलिए, अरे बात समझ में आ रही है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आयंस का, एलिमेंट्स का, नॉन मेटल का, सबका समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बात कर लेते हैं हम, और बात करते हैं फॉर आयोनिक कंपाउंड चौथे पर। फॉर आयोनिक कंपाउंड, ये लीजिए कि आयोनिक कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एन फैक्टर विल इक्वल टू वही मॉड्यूलस और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन। हमारी बात सुनिए, कैटायन और एनायन पर जो भी टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, आयन। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इधर तो ले लेता हूं आयोनिक कंपाउंड, क्या ले लेता हूं यहां पर, आयोनिक कंपाउंड, यहां ले लेता हूं एन फैक्टर। अरे बात समझ में आ रही है, यहां क्या ले रहा हूं मैं, एन फैक्टर, और यहां ले रहा हूं मैं इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये लीजिए, अब पर्टिकुलर मान लीजिए कोई आयोनिक कंपाउंड मैंने NaCl ले लिया, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूंगा तो 58.5 डिवाइडेड बाई 1। समझ में आ गया क्या? इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने ले लिया MgSO4, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब MgSO4 का जो मास होगा वो कितना होगा, अंडर स्टूड है Mg का 20 और 60, तो 120 डिवाइडेड बाई 2। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने ले लिया AlCl3, क्या ले लिया, AlCl3, तो AlCl3 के अंदर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड आप 3 से कर दोगे। बात समझ में आ गई क्या? इसी तरीके से अगर मैंने ले लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, अंडर स्टूड 3, और जो भी इसका मास होगा आप उसको डिवाइड करोगे कितने से, 2 से डिवाइड कर दोगे। अरे बात समझ आ रही है, बोलो अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मान लो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, ये लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस, तो टोटल कैटायन पर चार्ज कितना आ रहा है आपको वो देखना है। इसी तरीके से मान लीजिए कि Ca3 ले लेता हूं, और ये लीजिए PO4 का होल थ्राइस ले लेता हूं, ट्वाइस ले लेता हूं, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? इसी तरीके से मैं सोडियम फॉस्फाइड ले लेता हूं, या इसी तरीके से मैं जिंक फॉस्फाइड ले लेता हूं, ये लीजिए। अगर मुझे अब इनके एन फैक्टर निकालने होंगे तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन। अब बड़ा ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आ रही है बात समझ में, और इसका हो गया 3। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और ये भी 3 2 जा 6 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। बोलो ये बात समझ में आई क्या, कैसे मैंने निकाला? अरे भाई इसको तोड़ोगे तुम लोग तो 2Al प्लस 3 तो आएगा, ये हो गया 6। इसी तरीके से अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 3Ca प्लस 2, ये भी 6। अगर इसको लेते हो 3Na प्लस, तो ये 3, और यहाँ पर लेते हो 3Zn प्लस 2, तो ये 6। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसी के अंदर जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास हो डिवाइडेड बाय 6, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3, और ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6। बोलो सभी का इक्विवेलेंट मास आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या? बोलिए हाँ ना में जवाब यस दो सर, फटाफट। यस सर। तुम्हें सभी के इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा दिया। बोलिए, अब मैं एग्जांपल अभी नहीं ले रहा हूं, बस सीधा सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अगली बात मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, एन फैक्टर ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। एन फैक्टर ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। कि कोवलेंट कंपाउंड का हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर 5 पे चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो मैं ये कहूंगा एन फैक्टर हमेशा याद रखना
विल इक्वल टू, अगर आपके पास में कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे कोई ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, इथेन हुआ, मिथेन हुआ, वगैरह वगैरह, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम, विथ सेंट्रल एटम। आ रही बात में, कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है वो सेंट्रल एटम के साथ में उसमें कितने बॉन्ड हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया CH4, क्लियर है? तो इसका जो ये तो हो गया कंपाउंड, ये हो गया एन फैक्टर, आ गई बात में, ये क्या हो गया? एन फैक्टर। और यहां मैं लिख लेता हूं, ये लीजिए इक्विवेलेंट वेट। तो अंडरस्टूड है कि CH4 का एन फैक्टर 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसके सेंट्रल एटम के साथ में, तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा मास वो 4 होगा। अंडरस्टूड है? इसी तरीके से मान लो कि मैंने NCl3 ले लिया। NCl3 क्या है? प्योर कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका कितना हो जाएगा? एन फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड 3 बना रहा है। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसका लूं तो ये लीजिए 120.5 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर है बेटा? ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 120, तो 3 चौक 12, तो मतलब 40.16 के आसपास इसका रिजल्ट निकल करके आपको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? आइए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्लियर है? एन फैक्टर, ये लीजिए मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। 6 नंबर पे मैं बात करता हूं एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के लिए अब मैं आपसे एन फैक्टर डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर है क्या बेटा? आ रही बात समझ में? तो मैं ये कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर, आ रही बात समझ में? अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो 101% एसिड के लिए तो क्या देखी जाती है? बेसिसिटी। और बेस के लिए क्या देखी जाती है? एसिडिटी। और यही क्या कहलाती है? बेसिसिटी इसकी क्या कहलाएगी? एसिड की, एन फैक्टर। और एसिडिटी इसके लिए क्या कहलाएगी? एन फैक्टर। एसिडिटी का मतलब क्या हुआ? रिप्लेसेबल OH आयन, और बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ? रिप्लेसेबल H+ आयन। कितने H+ आयन आप रिप्लेस कर पा रहे हैं, और यहां पर क्या होगा? रिप्लेसेबल OH- आयन। कितने OH- रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये लिखूं कि इक्विवेलेंट मास, अगर मैं ये कहूं कि लो साहब इक्विवेलेंट मास, आ रही बात समझ में? चाहे एसिड का निकाल रहा हूं चाहे बेस का निकाल रहा हूं, क्लियर है क्या? मॉलिक्यूलर वेट, या मैं अलग अलग लिख देता हूं दोनों के फॉर्मूले, ताकि आपको टेंशन ही ना हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, और यहां लिख देता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। डन। तो इक्विवेलेंट मास क्या का मतलब हो जाएगा? देखिए क्या कहूंगा मैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एसिड के लिए क्या लिखूंगा बेटा? बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी कितनी है, उसकी बेसिसिटी से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, अगर मैं एसिडिटी से डिवाइड कर देता हूं तो इक्विवेलेंट मास किसका आ जाएगा मेरे पास में? एसिड का। और ये इक्विवेलेंट मास किसका आ जाएगा? बेस का। और एन फैक्टर क्या होगा? इनकी एसिडिटी और इनकी बेसिसिटी होगा। बोलो यहां तक की कहानी मेरी क्लियर है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग गई? सही, यस या नो? अगर मैं आपसे कहूं कि ये लीजिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना? ये मैंने यहां पर लिए एसिड, ये लिया इसका एन फैक्टर, और यहां लिया मैंने इक्विवेलेंट मास। बड़ा ढंग से समझना। मान लीजिए कि मैंने HCl लिया, इसका एन फैक्टर 1,
तो इक्विवेलेंट मास जो मेरे पास में निकल करके आएगा, क्लियर है क्या, वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ही होगा। तो अंडर स्टूड इसका मोलर मास 36.5 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 36.5 ही आएगा। हाँ या ना। अगर मैंने इस तरीके से नंबर 1 नंबर 2 H2SO4 ले लिया, तो ये ब्रेक डाउन होता है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में। तो अंडर स्टूड इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2H प्लस निकल रहे हैं। अब इसकी इक्विवेलेंट मास की मैं बात करूंगा तो 98 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 49। अरे बोलो, समझ आ रहा है ना। नंबर 3, ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ रखी हैं, फिर भी तुम्हें पढ़ानी पड़ रही है। क्यों? ये रीजन तुम खुद ढूंढो अपने आप से। HClO4 ये 1, HClO4 का जो भी मॉलिक्यूलर मास हो उसको डिवाइड कराना है आपको 1 से। इसी तरीके से अगर फोर्थ में मैं ले लेता हूं H3PO4, तो अंडर स्टूड है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको पूरा दिमाग लगाना है कि कितनी होंगी। अब इस H3PO4 को ये लीजिए, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं अगले पेज पर। इधर देखिए, ये मेरे पास में है H3PO4। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो H प्लस प्लस H2PO4 माइनस बनेगा। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से अगर अब मैं और आपसे डिस्कस करूं तो क्या ये 2H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2 बन सकता है। और डिस्कस करूं तो क्या 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3 बन सकता है क्या। अगर मुझे खाली इस केस में इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, इस केस में निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, और इस केस में निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। ये लीजिए। और जनरली अगर मैं बात करूं तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि ये 3H प्लस आयन बड़ी आसानी से दे देता है। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से ये H3PO4 था। अगर मैं बात करूं आपसे इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास की, ये लीजिए, अगर H3PO3 हो तो H3PO3 हो तो अंडर स्टूड है कि H3PO3 अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं तो क्या ये कुछ आप लोगों को इस तरीके से H3PO3, मैं पहले यहाँ पर एक काम करता हूं, आपके लिए H3PO4 की भी स्ट्रक्चर को बना ही देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये P डबल बॉन्ड O, ये लीजिए OH, ये OH और ये OH, ये सारे ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। तो इसमें से 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस H3PO4 की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं तो OH, OH और ये लीजिए H। अब यहां से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 है। आ रही है बात समझ में। तो इसका जनरली जो मेरे पास में क्लियर है, मैं H प्लस प्लस H2PO3 माइनस लिख सकता हूं और दूसरा 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस 2 लिख सकता हूं। अरे बात समझ में आई क्या। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। अगर इसका निकालूं तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, इसका निकालूं तो 2, और ओवरऑल अगर मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये लीजिए, इक्विवेलेंट मास विल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूं तुमसे H3PO2 की, तो नो डाउट कि ये इस तरीके से एक OH और ये H और ये H स्ट्रक्चर बनेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, और एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो H प्लस प्लस H2PO2 माइनस, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डिवाइडेड बाय 1 होगा। ये लीजिए। सबसे पहली चीज ये देखना आ गया क्या कि आप कैसे क्या कर रहे हो, हाँ या ना, बोलो। अरे भाई क्लियर है क्या। यस सर। अगर मैं इसी चीज को तुम लोगों से एक्सप्लेन करूं कई चीजों के अंदर, ठीक है, कि रिएक्शन किस तरीके से होती है और किस तरीके से रिएक्शन होगी, क्लियर है। तो अंडरस्टूड है कि जितनी H प्लस आयन रिलीज होती है उतनी तो किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगी, अन्यथा रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है ना। और ये सारे आपके पी ब्लॉक में जब आप पढ़ोगे तो काम आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि H3PO4 आपने लिया और 1 मोल NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, तो अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो दिमाग नहीं लगाना, यहाँ की एक H प्लस इस OH के साथ में निकल रही, तो NaH
PO4 प्लस H2O। तो एट द टाइम इस एसिड की यहां पर बेसिसिटी 1 हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? प्रोडक्ट देख करके बेसिसिटी डिसाइड करना। मान लो कि H3PO4 2 मोल ऑफ NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा Na2। बड़ा ध्यान से देखना, आ रही है बात समझ में? ये H2 आएगा ना, ये H, ये PO4, बात समझ में आ गई? अब यहां पर 2H प्लस निकल गई, तो वाटर कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल H2O, और बेसिसिटी अब कितनी हो जाएगी इसकी? ये लीजिए 2। इसी तरीके से अगर मैंने H3PO4 की 3 मोल NaOH के साथ में रिएक्शन करा दी, तो ये बन जाएगा Na3PO4 प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर स्टूडेंट बेसिसिटी 3। बोलो चेक करना आया क्या? किस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बात समझ आ रही है? Yes, sir. किस तरीके से रिएक्शन को किया जाता है? आ रही है बात? मान लो एक और रिएक्शन दे देता हूं मैं, ये लो CO2 एसिडिक कैरेक्टर रखती है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर CO2 की रिएक्शन कराता हूं, तो यू नो वेरी वेल ये इससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहा है, तो मुझे बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? तो देखो यहाँ पर रिप्लेसेबल, इससे जो रिएक्शन करके रिप्लेसेबल 2 OH आयन का हो रहा है, तो एट द टाइम यहाँ बेसिसिटी अभी भी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो कभी ये नहीं रखना कि H प्लस निकल रहा है, अरे भाई OH आयन कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी तो नोटिस किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि मैं ये और ले लेता हूं N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की मैं जनरली 2 मोल NaOH के साथ में रिएक्शन करा देता हूं। ये लीजिए, अब मुद्दा यह है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं ये देख रहा हूं कि जो ये Na2O4 है, ये Na2O4 कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर को बनाता हो। ये लीजिए, तो 100% ही ऐसे टूटेगा, और अगर ऐसे टूट रहा है तो Na रिएक्शन करेगा किससे? Na3 से। तो कितने पार्ट निकल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO3 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। बोलो चेक करो, बात समझ में आ गई क्या? अच्छी तरीके से। और अब यहां पर अगर तुम देखो तो क्या ये दोनों के दोनों OH रिप्लेसेबल हो रहे हैं? तो यहां पर भी मैं बेसिसिटी कितनी डालूंगा? 2 डालूंगा। तो बेसिसिटी किस तरीके से देखी जाती है, मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से, ठीक है ना, एसिड की बेसिसिटी देख ली, और इसी तरीके से अगर किसी बेस के लिए तुम्हें काम करना है, तो अभी अभी मैं सिखा के आया हूं कि बेस के लिए क्या देखी जाएगी? एसिडिटी देखी जाएगी कि वो कितने H प्लस आयन को रिप्लेस करता है। जैसे सिंपली अगर मैं एग्जांपल लूं फॉर बेस, अगर मैं तुमसे बेस की बात कर लेता हूं, तो NaOH इसका इन फैक्टर 1। आ रही बात समझे? इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर हो गया 2। इसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर हो गया 3। तो जो भी इसका मास होगा डिवाइडेड बाई 2, जो भी इसका मास होगा डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से मैं हर एक बेस की क्या निकाल लूंगा? एन फैक्टर को कैलकुलेट कर लूंगा। अब रिएक्शनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सारी चीजें होती है, ये सारा मैं आप लोगों को पहले ही एडवांस में सब चीजें करा के आ चुका हूं। क्लियर है क्या बेटा? आ रही बात समझ में? चलिए, अब एक और लास्ट जो बचता है मैं वो भी करा देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्योंकि जिसका अपन इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं उसका अगर एन फैक्टर पता है तो ही निकाल सकते हैं। तो काम दो है, इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आ रहा है और हमें एन फैक्टर के बारे में भी अच्छे से नॉलेज मिल रही है। तो मैं ये कहूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये लीजिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। आ गई बात समझ में?
या मैं किसी सॉल्ट के बारे में बात करूं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे रहा हो, भाई कोई सॉल्ट है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे रहा हो, तो उसके लिए भी एन फैक्टर सिमिलर वे में ही निकाला जाएगा जैसा मैं यहां निकाल रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि एन फैक्टर विल इक्वल टू समेशन, आ रही है बात समझ में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। मैं क्या कहूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। आ रही बात समझ, समेशन साथ में लगा दिया, अंडरस्टूड आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है क्या? या मैं कहूं इस पूरी चीज को, और मैं ये कह सकता हूं, इस पूरे को ना लिखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी होगी और इलेक्ट्रॉन की लॉस्ट भी होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, वही उसका एन फैक्टर बन जाएगा। जैसे सिंपल सा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। ये लीजिए, मैंने लिया MnO4 माइनस और इससे मुझे मिल गया Mn+2। अंडरस्टूड है, ये भी 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। अरे क्लियर है क्या? यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है और वहां तो 101%। अब इसमें डिफरेंस देख लो कितने का है, तो n = 5। ये लीजिए, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े, किसका, इसका KMnO4 का, देखो इधर लिख रहा हूं तो इसका निकाल रहा हूं, तो इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल करके आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने Cr2O7 माइनस की बात करूं और इससे मैं कहूं कि अगर मैं Cr+3 बना रहा हूं, तो अंडर स्टूडेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में 6 - 3 तो 3, लेकिन ये 3 सिर्फ 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ 2 मोल है। अरे दिख रहा है क्या, ये डिफरेंस 2 मोल के लिए है, लेकिन यहाँ 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मेरे पास में जो एन फैक्टर आएगा वो एन फैक्टर कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 6 आएगा। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्लियर है? अब ये दोनों की दोनों चीजें तुम लोगों को डी ब्लॉक में पूरी पढ़नी होंगी। बात समझ में आ रही है? तो डी ब्लॉक के लिए मैं अभी से तुम लोगों को एक ट्रिक सिखा देता हूं, है ना। और इस K2Cr2O7 का पूरा मैं आपको यहां सिखा देता हूं। देखो Cr2O7 -2 ये बन जाता है CrO4 माइनस में। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कब? और इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो है पोटेशियम क्रोमेट। आ रही है बात समझ में? तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बेसिक मीडियम में बनता है, और जैसे ही इसके अंदर वापस एसिडिक मीडियम डाला जाए तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 will not act as a oxidizing agent। हमेशा याद रखना, K2Cr2O7 बेसिक मीडियम में कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करता है, क्योंकि वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, क्रोमेट में। जबकि ये एसिडिक मीडियम में किसकी तरह ट्रीट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है। इसके लिए याद रखना ABCD। अरे याद रहेगा क्या, बोलो। C फॉर Yes, क्रोमेट, D फॉर डाइक्रोमेट, तो A से C एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन स्टेबल होता है, और यहां पर B से C बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन स्टेबल होता है। बोलो टेक्निक समझ में आ गई क्या? कल को वो पूछ ले कि कौन किसमें स्टेबल है, तो A से D कहने का मतलब एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन स्टेबल होगा और बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन स्टेबल होगा। अरे मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से क्या अब तुम हर एक का एन फैक्टर
बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, यस या नो। एन फैक्टर निकालने की ये टेक्निक्स मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं और अभी भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब इसके ऊपर आप 11th क्लास वाला थोड़ा सा आपका टॉपिक देखिएगा जहां मैंने आपको सिखा दिया था। आइए अब हम हमारी ये तो एक जनरल नॉर्मलिटी के ऊपर बात थी, अब हम हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास में थी वो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे आगे वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले अब आप ये देखिए कि डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से डाइल्यूशन किया जाता है। आइए तो हम डाइल्यूशन के भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसको भी बाइंड अप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप टॉपिक डालिएगा, आप अपनी कॉपी में टॉपिक डालिएगा डाइल्यूशन। ये लीजिए, पहले तो मैंने सबको क्लियर कर दिया है ताकि आपको हर एक चीज नजर आए। अब आप टॉपिक डालिएगा और टॉपिक को बड़े गहराई से आप समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ये लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। और बीच बीच में मैं एन फैक्टर आपको और सिखाता रहूंगा। आ रही है बात समझ में? टर्म्स बीच बीच में एन फैक्टर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आऊंगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फिर आपको रिएक्शनों से एन फैक्टर निकालना सिखाता और चला जाऊंगा ताकि एनालिटिकल पोर्शन मतलब कि जो एनालिसिस पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, और एप्लीकेशन कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले बात कर रहा हूं डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला, अब बात को ये समझिएगा कि ये डाइल्यूशन फॉर्मूला किस तरीके से काम में मैं ले रहा हूं। आ गई बात समझ में? डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ, मैं ये कहूं कि एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर process of addition of water in any solution, in any solution, किसी भी solution के अंदर अगर मैं water को ऐड कर रहा हूं is known as dilution, is known as dilution। बात समझ में आ गई? भाई कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, अगर मैं उसमें वाटर ऐड कर रहा हूं तो मैं उस सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूं? वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, और वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं दैट मीन्स मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूं। तो हमारे पास में अब हम किसी भी एसिड को किस तरीके से डाइल्यूट किया जाता है और डाइल्यूट करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि आपको लेबोरेटरी में अननोन और नोन दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अननोन की मोलरिटी, वॉल्यूम वगैरह ही आपको कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर है? तो हम उसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो हम ये मान लेते हैं कि बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। पहले मैं यहां पर कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए, जब भी कभी डाइल्यूट किया जाएगा, मेरे को एक बात बताइए कि अगर आपने एक गिलास पानी का लिया और एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर को डाल दिया, अच्छी तरीके से घोल दिया, अब उसके अंदर आ रही बात से उस गिलास को एक पूरे जग में डाल लो और पानी डालते हो और उस पूरा जग को भर लो, तो क्या शक्कर के मोल चेंज हो गए क्या, या उसका इक्विवेलेंट चेंज हो गया? तो 100% आप ये ध्यान रखिए, डाइल्यूशन चाहे कितना ही बढ़ाते जाओ, मोल्स और इक्विवेलेंट्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। आपने जितना डाला था उतना ही तो रहेगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता और उससे कम हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही? डाला था उतना ही रहेगा। हाँ, आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो तो उस डाइल्यूशन के कारण उसकी नॉर्मलिटी पर, उसकी मोलरिटी पर इफेक्ट आएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो उतने ही रहेंगे ना। दैट मीन्स वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो मैं ये कहूं कि इक्विवेलेंट क्लियर है ना? क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट। या मैं कहूं एन सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो मोल हैं वो भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। किस पर? डाइल्यूशन पर। रीजन आप पढ़कर के आए हो,
मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए। और आप नॉर्मलिटी भी पढ़ करके आए हो, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए। तो देखिए, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने अगर इंक्रीज किया है, अरे बात सुन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने इंक्रीज किया है तो डिक्रीज क्या हुई? मोलरिटी। डिक्रीज क्या हुई? नॉर्मलिटी। क्या नंबर ऑफ मोल्स पर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर कुछ इफेक्ट आया? नथिंग। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज। नॉर्मलिटी क्या होगी? डेफिनेटली डिक्रीज। यस या नो? तो डाइल्यूशन पर नॉर्मलिटी, मोलरिटी डिक्रीज होती है तब जब वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कभी भी क्या नहीं होंगे बेटा? कभी भी ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। आ गई बात समझ में? वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। बोले सर कैसे? आइए इस चीज को अब हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि मेरे पास में एक ही कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर, डन बेटा, मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, ये लीजिए, ये कोई सॉल्यूशन है। क्लियर है? और मैं यहां से धीरे धीरे अब इसमें वाटर डालना स्टार्ट करता हूं। वाटर डालना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए? इसको डाइल्यूट करने के लिए। क्या करने के लिए? इसको डाइल्यूट करने के लिए। आ रही बात समझ में? बड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझना। मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, या अगर मैं नॉर्मलिटी की बात करूं तो N1 और V1 मैं कह सकता हूं। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो मैं एक पहला पॉइंट लेता हूं, बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले की घटना, बिफोर डाइल्यूशन। आ रही बात समझ में? तो मैं ये कहूं, क्लियर है, मैं ये कहूं कि भाई इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1 है, बिफोर डाइल्यूशन। यही लिया है मैंने। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? ठीक है। मोल्स और इक्विवेलेंट्स, तो मैं यहां पर बात करूंगा मोल और इक्विवेलेंट। तो अंडर स्टूडेंट कल पढ़ के आए थे कि N1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? Na होगा। और इसी तरीके से अगर N1 V1 होगा तो वो क्या होगा? वो इक्विवेलेंट 1 होगा। यस या नो? अब मैं केस नंबर सेकंड ले लेता हूं, आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन, अगर मैं आफ्टर डाइल्यूशन की बात करूं कि जैसे ही मैंने वाटर डाल दिया, अब वाटर डालने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि साहब अब इसकी मोलरिटी M2 हो जाती है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और नॉर्मलिटी N2, नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो आफ्टर डाइल्यूशन M2V2, N2V2, वही कहानी कि M1, ये M2V2 बराबर N2 के होगा और ये N2V2 बराबर इक्विवेलेंट 2 के होगा। यही तो होगा, हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? लेकिन अब इस केस में जैसे ही आपने वाटर मिला दिया तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो मेरे पास में M1 वो ज्यादा होगा किससे? M2 से। अरे यस या नो? वाटर मिलाया तो मोलरिटी क्या हो गई? कम हो गई। अरे वाटर मिलाया तो पहले तो इसकी मोलरिटी M1 थी, वाटर मिला दिया तो मोलरिटी कम हुई, तो M1 ज्यादा होगा। लेकिन वाटर आपने मिला दिया तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी तो बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। बोलो पहले इतनी चीज समझ आई क्या? छोटी सी चीज है, बच्चों वाली चीज है, ये समझ आई क्या? यस सर। यस या नो? यस सर। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इस चीज को समझिए और डाइल्यूशन के सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। भाई आप जानते हो कि जैसे ही आपने इसमें वाटर मिलाया तो वॉल्यूम जो टोटल होगा
वॉल्यूम जो टोटल होगा, इसका वॉल्यूम V1 था, प्लस जो आपने वाटर डाला, अब वो उसका भी तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V1 प्लस VW होगा क्या, वाटर का वॉल्यूम भी। अब मैं ये कहूं कि देखो ये मोल और ये मोल तो कांस्टेंट है भाई, मोल तो कभी कांस्टेंट ही रहेंगे, ये तो कभी चेंज होंगे ही नहीं। तो मैं कहूं कि एन सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल इक्वल टू एन सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं क्या? और अगर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं तो एन सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन के लिए M1V1 विल इक्वल टू ये लीजिए, और एन सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन ये दिखे N2 की वैल्यू M2V2। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से अगर नॉर्मलिटी का केस होता तो N1V1 विल इक्वल टू N2V2। बोलो कंसेप्ट समझ में आया क्या? ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं? यस क्लियर है सर, ये कहानी यस सर, कि M1V1 M2V2 जो नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन थे वो के वो आफ्टर डाइल्यूशन रहेंगे। तो मतलब सिस्टम में जो हमने सॉल्यूट डाला है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, तो यहां से इस तरीके से अब मैं इनके अंदर से किसी भी एक को नॉन मान सकता हूं और किसी भी एक को अननोन मान करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। आइए इसी के ऊपर मैं 3-4 आपसे न्यूमेरिकल किस तरीके से छोटे छोटे से डिस्कस कर लूं, और वो डिस्कस करने के बाद में शायद आपको ये पॉइंट्स समझ में आने लग जाए। मान लीजिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास में ये कंटेनर है, डन बेटा, और इस कंटेनर के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में N/2 ऑक्सैलिक एसिड भरा हुआ है। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड फिल किया हुआ है। बात समझ में आ गई? कितना है? 150 ml है। डन। कितना भरा हुआ है? 150 ml। अब मैंने इसमें क्या किया, बाहर से ये लीजिए वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करते इसका डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो डेफिनेटली नॉर्मलिटी गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं ये कह देता हूं कि जैसे ही मैंने इसमें वाटर ऐड किया, अब इसकी नॉर्मलिटी N/10 ऑक्सैलिक एसिड हो गई। क्या हो गई? N/10 ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन मुझे ये मिल गया। आ गई बात समझ? तो मुद्दा ये है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड। आप मुझे ये बताइए कि आपने इसमें कितना वाटर ऐड किया। तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। आपने इसमें कितना वाटर ऐड किया। क्लियर है? दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है फालतू। ये लीजिए N1V1 बराबर N2V2। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अंडरस्टूड है कि पहले इसने N/2 दे रखा है, वॉल्यूम 150 दे रखा है, यहां से N/10 दे रखा है, और V2 तो आपको कैलकुलेट करना है। हाँ या ना? बोलो। N से N कैंसिल आउट। क्लियर है क्या? इस 2 से इसको काट दो, 75, और 75 ये चला गया V2, तो क्या ये 750 ml आ गया क्या? बोलो भाई। सबसे पहली चीज तो V2 आपके पास में कितना आ गया? 750 ml आ गया। हाँ या ना? बोलो। तो इसका जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम आया आपके पास में वो कितना आया? 750 ml। अब आपको यही तो पता करना है कि पानी कितना डाला आपने इसमें। क्लियर है? तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या V2 = V1 + VW? अरे हाँ या ना? जो वॉल्यूम आया है मेरे पास में 750 ml, वो V1 का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम दोनों का है। तो क्या मैं आराम से V2 - V1 = VW लिख सकता हूं क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि 750 माइनस का 150, क्योंकि 150 मैंने ये लिया था, तो अंडरस्टूड है कि मैंने इसमें वाटर कितना डाल दिया होगा? 600 ml। ये लीजिए, इसमें मैंने 600 ml वाटर डाला होगा, तो इसकी नॉर्मलिटी N/2 से N/10 हो गई होगी। बोलो पहला क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना?
जल्दी बोलो भाई। यस सर। ये लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप मुझे फटाफट 30 सेकंड में आंसर देना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में एक कंटेनर है, डन। और इस कंटेनर के अंदर मैंने मान लीजिए कि 6 मोलरिटी का HCl ले लिया 250 ml। अब इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया। क्या किया मैंने? इसमें वाटर ऐड कर दिया। और इसको वाटर ऐड करने के बाद ये लीजिए, मैंने ये 10 मोलरिटी का HCl बना लिया। वाटर ऐड किया और 10 मोलरिटी का क्या बना लिया? HCl बना लिया। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। जल्दी बताओ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। बताओ जल्दी, कितना वाटर मैंने ऐड किया? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितना वाटर आएगा? टाइम कंज्यूम क्यों कर रहे हो छोटे से क्वेश्चन में? जल्दी बोलो ना, आंसर क्या आएगा? हाँ जी, सर शुड आई आंसर? सर आंसर बताऊं क्या? हाँ बोलो, कितना आ रहा है? 150। अरे कहां से 150 आ जाएगा? 100 ml वाटर आएगा। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? 100 ml कहाँ से आ रहा है? सर 25 into 6 होगा ना? देखो, N1B1 बराबर N2B2, ये हो गया 6 मोलरिटी का इंटू 250 ml विल इक्वल टू N2 कितना हो जाएगा? 10 मोलरिटी का इंटू V2 कैलकुलेट करना है आप लोगों को। अरे हाँ या ना? तो V2 कितना आएगा आपके पास में? 150 आएगा। V2 कितना आएगा? 150 आएगा। सर यही तो बोला। क्या? मैंने तो पूछा वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, आपने तो मुझे इसका वॉल्यूम बोल दिया। तो V2 150 आ रहा है, तो VW इजिकल टू कितना होगा? ऑप्शन में ये भी तो मिलेगा आपको, 250 माइनस 150, दैट मीन्स 100 ml आपने वाटर ऐड किया। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। समझ आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन और डालिए, ये लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, भागना नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरे पास में यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिल है इस कंटेनर। क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। और मैंने इसको ले लिया 200 ml। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है 200 ml। और इस हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर मैं 0.1 m H2SO4 का सॉल्यूशन डाल रहा हूं। अंडरस्टूड है, ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो मैं कहता हूं कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। ये H2SO4 जो 0.1 का है, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। बाय 100 ml। इस 0.1 मोलरिटी के 100 ml सॉल्यूशन के जरिए कंप्लीटली क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो आप मुझे बताइए इसकी बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी क्या होगी? ये लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन आपको बना करके दे दिया। फटाफट नॉर्मलिटी बताओ कितनी होगी इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की? देखो, कैलकुलेशन करो और दिमाग लगाओ तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन भी बन जाता है। जल्दी से आंसर बताओ।
और ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी पेन नहीं चलाया जाता, देखते ही सॉल्व किया जाता है। फिर भी तुम एक बार पेन चलाओ और मुझे बताओ। हाँ भाई, इतना टाइम लगेगा क्या? क्या बात करते हो यार। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अरे ये फार्मूला तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया ना कि ये तो लगाना है ही। वो मेरे पास में क्या हो गया, बेस हो गया। तो मैं ये कह देता हूं, ये तो मेरे पास में हो गया एसिड और ये मेरे पास में हो गया बेस। तो ये तो एसिड की इक्विवेलेंट आ गए और ये मेरे पास में बेस की इक्विवेलेंट आ गए। अब एसिड तो मुझे मोलरिटी में दिया गया है और कुछ नॉर्मलिटी रहा है। तो कल सिखाया था मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या बन जाता है, नॉर्मलिटी। अरे हाँ या ना। और मुझे इससे क्या पूछ रहा है ये, N2 इंटू V2। सबसे पहली चीज तो ये लगानी आनी चाहिए थी, हल्की सी, बस इसी का ही तो एक क्वेश्चन था। आ रही बात से उदित अग्रवाल, कहां से 0.2 आ जाएगा, चेक कर बेटा। तो 0.1 और इसका एन फैक्टर 2, अरे आ रहा है क्या। और वॉल्यूम तुझे मैंने दे दिया 100 ml, ये ले, ये N2 और इसका वॉल्यूम मैंने दे दिया तुझे 200 ml। अब देख आंसर क्या आ रहा है, N2 इज इक्वल टू 20/200, काट करके 0.1 ही आ रहा है क्या। आ रही है बात समझ में। तो बड़ा ध्यान से देखो, जितना इक्विवेलेंट ये है उतना ही इक्विवेलेंट तो न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था। 0.1 को ही तो न्यूट्रलाइज करेगा। ये वॉल्यूम तो कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आ रही है बात समझ में। तो जितना आपने डाला उतना ही ये सॉल्व हो गया। क्लियर है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। अब बचता है हमारे पास में इसका अच्छा टॉपिक, डाइल्यूशन वगैरह तो मैंने सिखा दिया, मूल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखा दी थी। अब हमारे पास में बचता है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैं आपसे पूरी की पूरी पीएच सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम के पूरे चैप्टर को मैं यहाँ पर मर्ज करूंगा ताकि 11th का वो पोर्शन भी आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो। मैं यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन की आपसे पीएच कैलकुलेट करवाऊंगा। आ रही है बात समझ में कि पीएच कैसे निकाली जाएगी। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मैं कल की क्लास में लेता हूं, आज की क्लास में यहीं छोड़ता हूं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का अब समय हो गया है। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच। कल अपन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आज की क्लास का जितना भी मैंने कराया है उसको थोड़ा सा देख करके अच्छे तरीके से बैठना। नॉर्मलिटी आपको अच्छे तरीके से निकालनी आनी चाहिए, इसलिए नॉर्मलिटी को देखो, क्योंकि पीएच जो निकालोगे वो नॉर्मल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, किसी भी नॉर्मल सॉल्यूशन जो दे दिया आपने, वो नॉर्मल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होती है। तो पीएच निकालने के लिए नॉर्मलिटी का आना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात, आज जितना भी कराया है उसकी नॉर्मलिटी को आप देखिए, फिर हम कल की क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।